हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का जो चैप्टर है आपका जुडिशरी। इसको हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने नोट्स बनाए हैं, उससे कवर करेंगे और फटाफट कवर करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए ताकि आप जल्द से जल्द जो है रिवीजन भी कर सके और अपना जो टॉपिक है वो कवर भी कर सके अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये सिविक्स क्लास 8th क्लास के लिए टॉपिक है। तो जुडिशरी के बारे में पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, ऐसे तीन उस पर जो है ये डिवाइड है। तो हम जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है जिससे हमें न्याय मिलता हो उसका पालन करवाने वाला कौन होता है, न्यायपालिका होती है यानी कि जुडिशरी होती है। जैसे कि आप सभी बच्चों ने जो कोर्ट है उसके बारे में सुना होगा कि कोर्ट होता है, ठीक है। लॉज के बारे में सुना होगा और आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि एक कानून बना था, एक लॉ बना था और जिसको जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसको जो है बंद कर दिया, यानी कि उसको बैन कर दिया, उस कानून को, उस लॉ को, उस रूल को। तो वो क्या होता है, तो जुडिशरी की क्या क्या पावर है वो हम करने वाले हैं। जुडिशरी क्या होता है, जुडिशरी जो है अपने आप को जो है पूरी तरीके से फ्री होकर कैसे वर्क करता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और जो ये हमारे कोर्ट होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तो जो न्यायपालिका होती है वो संविधान का संरक्षक होती है, यानी कि गार्डियन की तरीके से काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कौन, जुडिशरी। यानी कि अगर मैं बात करूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक होती है यानी संविधान की जो एक बुक होती है उसको, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसमें जो भी रूल्स लिखे हुए हैं उनको बताना और ये देखना कि जो भी हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी कानून बन रहा है, जो भी लॉ बन रहा है, क्या वो इंस्टीट्यूशन को मानकर बन रहा है या फिर उसका उल्लंघन कर रहा है। एक तरीके से ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ती है कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो फुलफिल करते हुए लॉ बना है या नहीं बना हुआ है। तो ये काम किसका होता है, ये जुडिशरी का काम होता है। और कानून कौन बनाता है, कार्यपालिका बनाती है। कार्यपालिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो, इसी के साथ है कानून की व्याख्या करना। जैसे मैंने बताया जो कानून है यानी जो संविधान है उसकी रक्षा करना जुडिशरी का काम है। इसी के साथ साथ जुडिशरी का एक और काम होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना और जो इम्पोर्टेंट रोल है किसको लेकर, लॉज को लेकर, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, वो प्ले करना जुडिशरी का काम होता है। ठीक है। लेजिस्लेटर और जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, आपकी जो पावर्स होती है, और थर्ड पावर हमारी जुडिशरी होती है। हम पहली बोल सकते हैं, दूसरी बोल सकते हैं, तीसरी बोल सकती है। ये तीनों इक्वल होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा, इस तरीके से, है ना। यह विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती है, यानी कि विधायिका जो है और कार्यपालिका जो है वो क्या क्या होती है। कार्यपालिका, विधायिका क्या करती है, कोई भी कानून है, कोई भी लॉ जो है वो बनाती है, उसका पालन कौन करवाती है, कार्यपालिका करवाती है। तो इन पर कंट्रोल करना कौन है, जुडिशरी करती है। ऐसा भी हो सकता है विधायिका और कार्यपालिका मिलकर जो है अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर दे। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा होगा आपके परिवार में या फिर आपने फैमिली में या स्कूल में देखा होगा। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल में जो टीचर्स होती है, कुछ टीचर ऐसी हो जाती हैं कि वो किसी की बात नहीं मानती हैं और अपने आप में जो है वही जो है पूरा का पूरा स्कूल अपने अंडर कर लेती है। बट अगर प्रिंसिपल नहीं होंगी तो ऐसा होगा ही। तो प्रिंसिपल क्या करता है, जुडिशरी का काम करता है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। तो इसका रोल क्या है हमारे इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 रोल जो है अपना निभाती, एक तरीके से प्ले करती है। वो कौन कौन से है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, और जो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो गया, और जो है ये फंडामेंटल जो राइट्स है उसको जो अप्लाई करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए जो है जुडिशरी काम करती है। यानी कि विवाद का समाधान। विवाद क्या होता है, विवाद होता है किसी भी जैसे कि अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप सभी बच्चे हैं, आप सभी के फ्रेंड्स होते हैं। तो जैसे एक ए नाम की लड़की और एक बी नाम की लड़की है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्लास के अंदर। अब क्या होगा, कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, अगर ये क्लास से रिलेटेड है तो जो टीचर होते हैं यहाँ पे जो है टीचर जो है वो आती है और इनके बीच में जो भी लड़ाई है उसको सोल्व कर देती है। इसी तरीके से इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में भी इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे जो मुद्दे निकल के आते हैं, हम बोल सकते हैं
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको लेकर आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो। आपने देखा है कई ना कई बार दंगे वगैरह होते हैं। तो उन सबको जो है जुडिशरी जो है इसमें मेन जो रोल है अपना निभाती है, विवादों को जो है सॉल्व करती है। और न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू है वो क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। इसी के साथ साथ कानून को मान्य करना, कानून कौन अगर मानो एक जो है कानून निकाल दिया, एक लॉ निकाल दिया है कि हेलमेट पहनकर ही जो बाइक या स्कूटी वगैरह चलानी है, बट अगर वो कानून बनाकर छोड़ देंगे तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? नहीं। जब तक जुडिशरी उसके लिए जो है काम नहीं करेगी तब तक कोई फॉलो नहीं करता है। अगर उसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी, ठीक है, कोई पनिशमेंट नहीं होगी तो कोई भी इसको काम को फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए जुडिशरी जो है कानून को फॉलो भी करवाती है और मौलिक अधिकार यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको ये क्या करवाती है? लागू भी करवाती है, अप्लाई भी करवाती है। तो एक एक करके इनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है विवाद का समाधान यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। यानी कि अगर मानो एक मान के चलते 2 स्टेट है, ठीक है, 2 स्टेट हैं, ये स्टेट नंबर 1 है और ये स्टेट नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई है इसको कौन जो है सॉल्व करेगा? तो वो काम होता है हमारा किसका? जुडिशरी का काम होता है, वो सॉल्व करती है। अब स्टेट के बीच में तो अगर लड़ाई होगी तो सॉल्व कर दिया। अब अगर स्टेट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हमारी और इसी के साथ साथ जो हमारी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में अगर जो है लड़ाई हो जाती है तो उसको कौन सॉल्व करता है? इनके बीच में अगर लड़ाई हो गई तो उसको भी हमारी जुडिशरी सॉल्व करती है। तो यही कहलाता है विवादों का समाधान एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास न्यायपालिका की समीक्षा यानी कि न्यायिक समीक्षा और जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है? रिव्यू के नाम से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई बुक आती है हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं, हम बता दें इसमें क्या गुड पॉइंट्स है, क्या बैड पॉइंट्स हैं, किस चीज़ से सबको फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से जो है सबका नुकसान हो रहा है, इसको रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें जो है कानून यानी जो भी लॉ वगैरह है उसका रिव्यू कौन करेगा? उसका रिव्यू जुडिशरी करेगी। यानी कि अगर कोई नया कानून बन रहा है तो उसको कौन देखने वाला है? अगर मानो कोई भी अगर सरकार जो गवर्नमेंट है कोई भी कानून बना देती है और अगर वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, उनके राइट्स जो है जो इंपॉर्टेंट राइट्स है उनको छीन रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से जनता खुश नहीं है, तो कौन देखने वाला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान है हमारा, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है लो? तो उसका काम होता है जुडिशरी इसको देखती है। यानी कि न्यायपालिका जो है संसद जो भी कानून बनाएगी यानी कि जो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगा तो उस लॉ को, उस कानून को जज करना, उस कानून को देखना कि कहीं वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कहीं वो तो नहीं बदल रहा है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है यानी कि जुडिशरी देखती है। और एक और काम होता है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो है इसका कि जो लॉ है उसको अनफोर्सिंग या फिर फंडामेंटल जो राइट्स है उसको फॉलो करवाना, यानी कि कानून को पालन करवाना, कानून को कायम कर रखना एक तरीके से। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स है उनका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उसको फंडामेंटल राइट्स में हमारा जो है हमारा जीवन भी आ जाता है, जो इक्वलिटी होती है, समानता का अधिकार भी आ जाता है, अगर इनमें से मतलब 6 होते हैं, इनमें से कोई भी अगर आपका कोई भी छीन रहा है तो हम सीधे कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे पास जो है ये इतनी बड़ी पावर है, यानी कि हमें स्टेज वाइज नहीं जाना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर हम जा सकते हैं और उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, एक तरीके से बोला जाता है। तो कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकार जो है बनाए रखना, इसका काम किसका होता है? ये जुडिशरी का ही काम होता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा टॉपिक स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है उसमें आपकी जो है बहुत सारी जो शाखाएं हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेटिव हो गया, ये सारे के सारे मिलकर आपस में, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तीनों के तीनों मिलकर जो है, ये दोनों के दोनों मिलकर, तीन नहीं बोलेंगे, तीसरा तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी ही है, ये दोनों के दोनों मिलकर कहीं ऐसा तो नहीं है इसके काम में जो है दखल दे रहे हो न्यायपालिका के काम में, यानी जुडिशरी के काम में कोई भी दखल नहीं देगा। ऐसा होता है स्वतंत्र न्यायपालिका में। अगर जुडिशरी कोई फैसला सुनाता है तो वो सबको मानना होता है और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो इस डर से काम नहीं करता है, जुडिशरी इस डर से काम नहीं करता है कि गवर्नमेंट जो है कहीं उसको जो है सस्पेंड ना कर दे या फिर जुडिशरी के ऊपर कुछ ऐसा जो है कुछ भी चीज़ें गलत ना लगाते, तो वो बिल्कुल फ्री रहता है, बिल्कुल कट के रहता है गवर्नमेंट से।
यानी कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ जो है आपको ध्यान रखना है, जो जुडिशरी होता है वो किस तरीके से स्वतंत्र रह के काम कर सकता है कि जो उसकी विधायिका हो गया और कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं उसका दुरुपयोग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वो काम करता है और अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी कि कहीं न कहीं जो है वो देखता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है उनकी कहीं न कहीं पावर कोई ना कोई छीन ना ले, उसको भी ध्यान किसको रखना होता है, न्यायपालिका को रखना होता है, जुडिशरी को रखना होता है। और थर्ड वही है आपका कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसकी रक्षा कौन करता है, जुडिशरी उसकी रक्षा करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, आप सभी देख सकते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स है उसको जो है प्रोटेक्ट कौन करता है, जुडिशरी करता है। इसके साथ साथ जो है वो ना तो किसी गवर्नमेंट से ना ही किसी जो एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, हमारे लेजिस्लेटिव हैं, इनके कामों में कोई भी दखल नहीं देता है और वो फ्री होके काम करता है अपना। और जो है ये देखता है कि कहीं जो पावर किसकी, लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव है इनकी पावर कहीं कोई छीन तो नहीं रहा है, तो वो भी कौन देखता है, जुडिशरी ही देखता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि आपका जो भारत है, भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर है किसका, कोर्ट का, उसे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर है इसका कोर्ट का यहाँ पर। तो देखो, एक कोर्ट हायरार्की होता है, वो क्या होती है मैं आप सभी को समझाती हूँ एक एग्जांपल देकर। आप सभी की एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल लिख रखा है जिसमें एक सुधा नाम की एक लड़की है। ठीक है, कौन है, सुधा नाम की एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसके जो ससुराल वाले हैं, सास ससुर जो है और उसका जो हस्बैंड है, वो उसे टॉर्चर करते हैं और जो घरेलू जो हिंसा बोलते हैं ना, एक तरीके से वो की जाती है, मारपीट की जाती है, उसे कहा जाता है दहेज लेकर आओ। ठीक है, डॉवरी की मांग की जाती है। तो अब वो परेशान रहती है और फिर जो है उसके ऊपर ये दबाव बनाया जाता है कि जब उसको फर्स्ट जो भी चाइल्ड होगा, जो भी बच्चा होगा, तो उसे जो अपने घर से जो है एक स्कूटर के लिए पैसे और उसके साथ साथ काफ़ी और डॉवरी की मांग की जा रही होती है। तो सुधा के घर वाले इतना नहीं दे पाते हैं, इस वजह से सुधा जो है उसको जला दिया जाता है। उसके सास ससुर और हस्बैंड मिलकर उसमें जो है आग लगा देते हैं और जब उसके आस पड़ोसी आते हैं और वो देखते हैं तो उसके बाद वो इन्फॉर्म करते हैं कि उसको जो कोर्ट है उसमें जाते हैं। तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। तो सबसे नीचे और सबसे पास में हमारा कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर हमें जो भी हमारा फैसला लिया गया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी अगर फैसला लिया गया है, अगर वो हम नहीं मानते हैं और हमें लग रहा है कि फैसला गलत है, तो हम इससे ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट ये स्टेप्स होते हैं, पहले उसको फॉलो करना होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है, उसके बाद ही हाई कोर्ट में जाना होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा। कोई भी कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि ये कैसे हो गया, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है इसके अगेंस्ट कहीं पर भी नहीं जा सकता है। इसलिए इसको सुप्रीम पावर जो है मिली रहती है सुप्रीम कोर्ट को, ये इसकी एक जो है खासियत है। तो इसी तरीके से सुधा के घर वाले मिलकर जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर जो है फैसला लिया जाता है कि जो ये आग जो है ये खाना पकाने की वजह से जो है सुधा के लग गई, इस वजह से वो मर गई। तो ऐसा फैसला लिया जाता है और सबको जो है सास ससुर और उसके हस्बैंड को छोड़ दिया जाता है। बट उसके सुधा के जो घर वाले हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं अपना हाई कोर्ट में जाने का। जब वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो भी जो डिसीजन है वो उसे सही नहीं लगता, क्योंकि हाई कोर्ट तो सबको ही जो है उसने केवल जो है एक दो को छोड़कर सबको जो है बेल दे दी, एक तरीके से बोल सकते हैं। बट वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो उसके अगेंस्ट ना तो कोई फैसला ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके सास ससुर और उसके जो हस्बैंड वगैरह है उसको दी सजा, और उसके जो मेरे ख्याल से जो उसके ब्रदर इन लो यानी कि जो जेठ कहलाते थे उनको सजा नहीं दी। तो ये सबको मानना पड़ा। तो इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले अगर कोई भी मामला है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट अगर फंडामेंटल राइट को लेकर कोई भी मामला हो जाता है तो हम डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है आपका क्या होता है, जो बहुत सारे जो पीपल होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, यानी कि तहसील लेवल का कोर्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो अनादर जो नेम है यहाँ पे लिख रखे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसी के साथ साथ जो हाई कोर्ट होता है ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड पावर हम बोल सकते हैं। अगर ऊपर से देखें तो भी ये सेकंड पे आएगा और नीचे से देखें तो भी ये सेकंड पे ही आता है। तो हाई कोर्ट जो होता है हर स्टेट का अपना अपना एक हाई कोर्ट तौर पर होते हैं। कई स्टेट मिलकर भी एक हाई कोर्ट बनता है। काफ़ी सारे जो अलग अलग स्टेट है, एक से ज़्यादा जो स्टेट है वो मिलकर उनका एक हाई कोर्ट है। ये आप बड़े लेवल पर समझेंगे कि इस तरीके से डिसाइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट जो है स्टेट वाइज होता है।
होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे मैंने बताया टॉप लेवल पर होता है सुप्रीम कोर्ट, और उसका डिसीजन जो है सबको मानना पड़ता है। और ये जो है कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडिया न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हम दो जो लॉ हैं वो पढ़ेंगे, एक क्रिमिनल लॉ और एक हमारा जो लॉ का नाम है वो है हमारा जस्ट अ सेकंड सिविल लॉ। सिविल लॉ को जो है दूसरे नाम से क्या बोला जाता है आप सभी मुझे बताएंगे, इसका दूसरा नाम क्या है। अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये जो है यानी कि फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ क्या होता है। फौजदारी कानून जो है उसमें क्या होता है कि जो भी कानून होता है उसके अंडर क्या होता है कि कोई भी किस टाइप के कानून, कौन इस पे जाकर जो शिकायत कर सकता है। तो ये सबसे पहली बात समझनी है। अगर किसी के साथ कोई भी चोरी हुई है, डॉवरी का केस है, यानी कि महिलाओं के साथ जो है दहेज को लेकर उनको परेशान किया जा रहा है, किसी का मर्डर हो गया है, ठीक है, और वुमेन्स के साथ किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो रही है, किसी की चोरी हुई है यानी थिफ, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम कहाँ पर जा सकते हैं, क्रिमिनल जो लॉ है उसके अंडर हमारा केस जो है वो लड़ा जाता है। तो ये बात आपको समझनी है, बस इतना सा, उसी के अंडर इनको सजा भी मिलती है। तो क्रिमिनल लॉ और फौजदारी जो कानून है वो यही होता है। बट जो सिविल लॉ होता है उसके अंडर आपका अगर कोई भी व्यक्ति का कोई भी जो अधिकार है, या फिर हम कह सकते हैं अगर जो कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसके राइट को हार्म हुआ है या इंजरी हुई है, यानी कि उसके जो राइट्स होते हैं, एक व्यक्ति के जो अधिकार होती है, अगर वो कोई छीन रहा है तो हम कहाँ पर जाते हैं, कौन से कानून के तहत हमारी बातें सुनी जाती है, वो होता है लॉ, सिविल लॉ। और ये जो है आप देख ही सकते हैं कि इसमें अगर मानो जैसे कि अगर मैं जो हूँ अपने घर को किराए पर उठाती हूँ, बट मेरा जो घर है वो किराए वाले जो है वो छोड़ते नहीं है, वो निकलने का नाम नहीं ले रही है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, मैं इसी वाले कानून के तहत जाऊँगी। ठीक है, और अगर मैंने कोई सामान खरीदा है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी वगैरह कर दी गई है तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, मैं इसी कानून के अंडर जाऊँगी। ठीक है, इसके साथ साथ डाइवोर्स के जो मामले होते हैं वो आपके इसी कानून के अंडर होते हैं। तो इनको लेकर जो है डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से उसका डिफरेंस भी जो है अच्छे से करना पड़ेगा। अब इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। वन शॉट वीडियो थी और बहुत जल्द मैंने ये चैप्टर बहुत डीप में समझाया है, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फटाफट आप सभी जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप सभी जो है शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। इसी के साथ साथ आप सभी जो है मुझे बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा लेकर आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।